हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 3 फरवरी तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। साथ ही गाइस, इस सेशन को शुरू करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा कि हमने अपनी करंट अफेयर्स फंडा ऐप में एक नया सेगमेंट ऐड किया है और यह है फ्री क्विज़ का। तो आप इसमें सभी करंट अफेयर्स के जो क्विज़ हैं उन्हें अटैम्प्ट कर सकते हैं और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, और फ्री स्टडी मटेरियल भी आपको इसमें कई सारा मिल जाता है। और यदि आप लास्ट 6 मंथ के करंट अफेयर्स चाहते हैं वो भी आपको इस करंट अफेयर्स फंडा ऐप में मिल जाते हैं। डेली करंट अफेयर्स एमसीक्यूज पीडीएफ, वीकली करंट अफेयर्स एमसीक्यू पीडीएफ और मंथली करंट अफेयर्स 500 एमसीक्यू पीडीएफ भी इसी ऐप पर आपको अवेलेबल रहती है। हर महीने के बैंकिंग अवेयरनेस मंथली एमसीक्यूज भी आपको हमारी इस ऐप पर उपलब्ध रहते हैं। तो कोई भी अगर आपका डाउट है हमारे इस करंट अफेयर्स फंडा ऐप से संबंधित या किसी भी कोर्स से संबंधित, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और लिंक इस ऐप का आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट दोनों में ही मिल जाएगा। साथ ही आपको बता दें, यदि आपका करंट अफेयर्स जनरल अवेयरनेस में स्कोर इंक्रीज हुआ है तो आप अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। जैसे कि मनीष यादव जी ने दिया है तो इनका हाल ही में सिलेक्शन हुआ है। तो इसी तरह से यदि आपका भी कोई रिव्यू है हमारे इस करंट अफेयर्स कंटेंट से संबंधित तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखेगा। चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। सबसे पहले आज का क्वेश्चन देख लेते हैं। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में अभी देना है। द पीएम श्री स्कीम इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर्स। पीएम श्री योजना निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है? ऑप्शंस हैं एमएसएमईज, कल्चर, एजुकेशन या फिर एग्रीकल्चर। तो जल्दी से आप आंसर कर दीजिए अपना, फिर हम आगे बढ़ेंगे। इसी तरह क्वेश्चन यदि आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो हमें टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन करें। करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। In the Khelo India Youth Games 2023, which state ranks first in the medal tally with a total of 158 medals? खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 में कौन सा राज्य कुल 158 पदकों के साथ पदक तालिका में पहले स्थान पर है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है, महाराष्ट्र। आपको जानना चाहिए यूनियन मिनिस्टर फॉर यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स एंड इन्फॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग अनुराग सिंह ठाकुर, इन्होंने खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 के जो विनर्स हैं उनको ट्रॉफीज दी हैं चेन्नई तमिलनाडु में। आपको बता दें महाराष्ट्र इन गेम्स में पहली पोजीशन पर रहा है। टोटल 158 मेडल्स जीते हैं इंक्लूडिंग 57 गोल्ड। दूसरे नंबर पर तमिलनाडु है, तीसरे नंबर पर हरियाणा है। तमिलनाडु ने टोटल 98 मेडल्स यहाँ पर हासिल किए हैं जिनमें 38 गोल्ड हैं। वहीं हरियाणा ने 103 मेडल हासिल किए हैं जिनमें 35 गोल्ड हैं। आपको जानना चाहिए जो महाराष्ट्र है ये ओवरऑल चैंपियन रहा है और 6 एडिशन में 4 बार तो महाराष्ट्र इसमें चैंपियन रहा है। Who has been elected as the next झारखंड चीफ मिनिस्टर आफ्टर हेमंत सोरेन रिजाइंड? हेमंत सोरेन के इस्तीफे के बाद झारखंड के अगले मुख्यमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन डी है, चंपाई सोरेन। देखिए, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी कि ईडी ने झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन को अरेस्ट कर लिया है लैंड स्कैम केस में, और रिजाइन करने के बाद इन्हें अरेस्ट किया गया। झारखंड के गवर्नर सीपी राधा कृष्णन ने इनका रेजिग्नेशन एक्सेप्ट किया और सीनियर झारखंड मुक्ति मोर्चा लीडर एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर चंपाई सोरेन, इन्हें लीडर इलेक्ट किया गया है लेजिस्लेचर पार्टी का, और यही न्यू चीफ मिनिस्टर बनाए गए हैं झारखंड के। आपको बता दें 5 टाइम एमएलए हैं सरायकेला से। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ द एशियन क्रिकेट काउंसिल? एशियाई क्रिकेट काउंसिल या एशियाई क्रिकेट परिषद का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? सही आंसर ऑप्शन ए है, जे शाह। देखिए, बीसीसीआई सेक्रेटरी जे शाह एशियन क्रिकेट काउंसिल के प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए हैं यूनानिमसली, सर्वसम्मति से, यानी और 1 साल के लिए। ऐसी इनकी एनुअल जनरल मीटिंग में फैसला लिया गया। बता दें इनका 3rd टर्म है एज एशियन क्रिकेट काउंसिल प्रेसिडेंट।
इनका जो एक्सटेंशन है वो प्रपोज किया गया था श्रीलंका क्रिकेट प्रेसिडेंट शमी सिल्वा द्वारा। आपको बता दें एशियन क्रिकेट काउंसिल ACC जिसे बोलते हैं, इसकी स्थापना 1983 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर्स कोलंबो श्रीलंका में है। साथ ही आपको क्रिकेट की दुनिया से ही एक और न्यूज़ जाननी चाहिए कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल यानी कि ICC ने श्रीलंका क्रिकेट पर जो सस्पेंड किया हुआ था वो सस्पेंशन हटा दिया है। Who are the three new members who recently took oath as राज्यसभा MPs? हाल ही में राज्यसभा सांसद के रूप में शपथ लेने वाले 3 नए सदस्य कौन है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन डी है सतनाम सिंह संधू, नारायण दास गुप्ता एंड स्वाति मालीवाल। देखिए 3 नए मेंबर जिनमें सतनाम सिंह संधू, नारायण दास गुप्ता और स्वाति मालीवाल है। इन्होंने राज्यसभा MPs के तौर पर शपथ ली है। चेयरमैन जगदीप धनखड़ ने जो है शपथ देने के बाद इनका स्वागत किया। आपको बता दें जो नारायण दास गुप्ता हैं ये राज्यसभा में रीनोमिनेट किए गए हैं आम आदमी पार्टी के द्वारा। वहीं जो मालीवाल हैं इन्हें नॉमिनेट किया गया है आम आदमी पार्टी के द्वारा सुशील गुप्ता के बदले। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी फाउंडर चांसलर संधू इन्हें नॉमिनेट किया गया है राज्यसभा में प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। तो ये दोनों तो पार्टी से आए हैं, ठीक है, और जो संधू साहब हैं इन्हें नॉमिनेट किया गया है द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। राज्यसभा आप सभी जानते हैं कि 250 मेंबर्स होते हैं, इसे मैक्सिमम 238 मेंबर्स स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज को रिप्रेजेंट करते हैं। वहीं 12 मेंबर्स प्रेसिडेंट द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं। ये एक परमानेंट बॉडी है, डिसोल्यूशन इसका नहीं होता है और 1/3 मेंबर्स रिटायर होते रहते हैं हर दूसरे साल और नए मेंबर्स फिर उन्हें रिप्लेस करते हैं। ईच मेंबर 6 ईयर टर्म के लिए इलेक्ट होता है। जो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होते हैं वो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं राज्यसभा के। विच कंट्री होस्टेड 2024 विंटर यूथ ओलंपिक्स? 2024 शीतकालीन युवा ओलंपिक की मेजबानी किस देश ने की? सही आंसर ऑप्शन डी है साउथ कोरिया। आपको जानना चाहिए 2024 विंटर यूथ ओलंपिक्स या आप कहें चौथा विंटर यूथ ओलंपिक गेम्स या गैंगवॉन 2024 आप कहें, ये 19 जनवरी से 1 फरवरी 2024 के बीच गैंगवॉन प्रोविंस साउथ कोरिया में संपन्न हुए। मूंगशो इन गेम्स का मास्कोट रहा और मोटो रहा इन गेम्स का ग्रो टुगेदर शाइन फॉरएवर। इटली ने यहाँ पर मेडल टैली में फर्स्ट रैंक हासिल की है। 18 मेडल्स जीते हैं जिनमें 11 गोल्ड हैं। उसके बाद दूसरे नंबर पर जर्मनी है, फिर साउथ कोरिया है। आपको बता दें भारत की ओर से एल्पाइन स्कीयर साहिल ठाकुर ने इसमें पार्टिसिपेट किया। ये तीसरे इंडियन बन गए हैं जिन्होंने यूथ ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट किया है। ये 47th पोजीशन पर रहे हैं अपने इवेंट में। What was the Reserve Bank of India Digital Payments Index RBI DPI for September 2023? सितंबर 2023 के लिए भारतीय रिजर्व बैंक डिजिटल भुगतान सूचकांक कितना था? सही आंसर ऑप्शन बी है 418.77। आपको जानना चाहिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया डिजिटल पेमेंट्स इंडेक्स यानी कि RBI DPI को पब्लिश किया है और 1 जनवरी 2021 से ही पब्लिश करते आ रहे हैं इसको। ये बेस ईयर इसका मार्च 2018 रहता है। मकसद ये रहता है कि देश भर में जो डिजिटाइजेशन है, ठीक है, कितने एक्सटेंट तक पहुंचा है। और सितंबर 2023 का जो लेटेस्ट आंकड़ा आया है उसमें बताया कि जो RBI DPI है 418.77 है। मार्च 2023 में 395.57 था। आपको बता दें 5 ब्रॉड पैरामीटर्स होते हैं इस इंडेक्स के। एक है पेमेंट इनेबलर, इसका वेटेज सबसे अधिक होता है 25%। फिर है पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डिमांड साइड फैक्टर 10% वेटेज। पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर सप्लाई साइड फैक्टर 15%। पेमेंट परफॉर्मेंस 45%, इसका है सबसे ज़्यादा ना वेटेज, पेमेंट परफॉर्मेंस 45% और कंज्यूमर सेंट्रिसिटी 5%। देखिए जो इंडेक्स है सेमी एनुअल बेसिस पर पब्लिश किया जाता है मार्च 2021 से विद लैग ऑफ 4 मंथ्स, ठीक है, 4 मंथ पीछे जो है इसका वो आता है जो अपडेट आता है। जैसे अभी ये देखिए ना आप सितंबर 2023 में आया ना, तो जनवरी के लास्ट में आया है ये इंडेक्स। तो सितंबर जो है जनवरी से 4 मंथ लैग में चल रहा है ना, तो सितंबर का आया है अभी। हु इज़ द न्यू चेयरमैन ऑफ द अप्रैल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल AEPC? परिधान निर्यात संवर्धन परिषद के नए अध्यक्ष कौन है? सही आंसर ऑप्शन ए है सुधीर शेखरी। देखिए गारमेंट इंडस्ट्री वेटरन सुधीर शेखरी नए चेयरमैन होंगे अप्रैल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के। आपको बता दें जो ये AEPC है
इसकी स्थापना 1970 में हुई थी एंड इट इज़ द ऑफिशियल बॉडी ऑफ अपैरेल एक्सपोर्टर्स इन इंडिया दैट प्रोवाइड्स इनवैल्यूएबल असिस्टेंस टू इंडियन एक्सपोर्टर्स as well as importers, international buyers who choose India as their preferred sourcing destination for garments. Head office गुरुग्राम हरियाणा में है. What is the new name of the Bank of Baroda's wholly owned subsidiary formerly known as BOB Financial Solutions Limited? बैंक ऑफ बड़ौदा की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी BOB फाइनेंशियल सॉल्यूशंस लिमिटेड का नया नाम क्या है? सही आंसर ऑप्शन ए है BOB कार्ड लिमिटेड. देखिए बैंक ऑफ बड़ौदा की होली ओन सब्सिडरी है BOB फाइनेंशियल सॉल्यूशंस लिमिटेड. इन्होंने अपने आप को रिब्रांड किया है और अब इनका नाम है BOB कार्ड लिमिटेड. नया लोगो भी इन्होंने लॉन्च किया है और क्रेडिट रीइमेजिन पर इनका फोकस रहने वाला है. बाकी तो लोगों के बारे में बताया है, इसमें डुअल बी है, ठीक है. बाकी राइजिंग सन की जो रेज होती हैं उससे बना है लोगो. MD एंड CEO BOB कार्ड लिमिटेड शैलेंद्र सिंह है. How many years in jail has been sentenced to इमरान खान in graft case? भ्रष्टाचार मामले में पाकिस्तान के पूर्व प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को कितने साल की जेल की सजा सुनाई गई है? सही आंसर ऑप्शन सी है 14 years. देखिए फॉर्मर पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर इमरान खान और इनकी जो वाइफ है बुशरा खान, इन्हें 14 साल की जेल की सजा सुनाई गई है तोशखाना गिफ्ट केस में. और इसी से एक दिन पहले 10 साल की प्रिजन सुनाई गई थी. इन्होंने जो कुछ स्टेट सीक्रेट्स होते हैं उन्हें लीक किया था. तो खान और इनकी वाइफ जो है एक्यूज्ड हैं कि इन्हें जो गिफ्ट में एज अ प्रेसिडेंट जो गिफ्ट में अलग अलग देशों से उपहार मिले वो इन्होंने बेच डाले. अच्छा, पूरा नाम इमरान खान का इमरान अहमद खान नियाजी है और 22nd प्राइम मिनिस्टर है पाकिस्तान के 2018-2022 तक. फाउंडर एंड फॉर्मर चेयरमैन है ये पाकिस्तान तहरीक ए इंसाफ पार्टी के. Which Indian public sector power company inaugurated the country's largest green hydrogen pilot project in ऋषिकेश? किस विद्युत कंपनी ने ऋषिकेश में देश की सबसे बड़ी हरित हाइड्रोजन पायलट परियोजना का उद्घाटन किया? सही आंसर ऑप्शन डी है THDC इंडिया लिमिटेड. देखिए इंडियन पब्लिक सेक्टर पावर कंपनी THDC इंडिया लिमिटेड ने कंट्री का लार्जेस्ट ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट इनोग्रेट किया है अपने ऑफिस में ऋषिकेश उत्तराखंड में. The pilot project aims to generate 50 kgs of green hydrogen daily, utilizing energy input from a 1 megawatt rooftop solar plant. THDC के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर RK विश्नोई है. Which Indian boxer recently won the National Boxing Association's Intercontinental Super Featherweight title in the United States? हाल ही में किस भारतीय मुक्केबाज ने अमेरिका में नेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन का इंटरकॉन्टिनेंटल सुपर फेदरवेट खिताब जीता? सही आंसर ऑप्शन डी है मनदीप जांगरा. देखिए इंडियन बॉक्सर है मनदीप जांगरा. इन्होंने वाशिंगटन US में अमेरिकन गेरार्डो एस्क्विवल को हराकर नेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन की जो इंटरकॉन्टिनेंटल सुपर फेदरवेट टाइटल है ये जीत लिया है. आप बता दें जो नेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन है फ्लोरिडा बेस्ड सैंक्शनिंग बॉडी है फॉर प्रोफेशनल बाउट्स. Which automaker retained its position as the world's top-selling automaker in 2023? किस वाहन निर्माता ने 2023 में दुनिया के सबसे अधिक बिकने वाले वाहन निर्माता के रूप में अपना स्थान बरकरार रखा है? सही आंसर ऑप्शन सी है टोयोटा. देखिए जापानीज मल्टीनेशनल ऑटोमोटिव मैन्युफैक्चरर टोयोटा मोटर, इन्होंने 11.2 मिलियन व्हीकल्स बेचे हैं 2023 में और इसी के साथ ही वर्ल्ड की टॉप सेलिंग ऑटोमेकर बने रहे लगातार चौथे साल. सेकंड पोजीशन पर जर्मनी कंपनी आती है फोक्सवैगन ग्रुप. विच इंडियन शूटर क्लिंच द 10 मीटर एयर राइफल गोल्ड इन द ISSF शूटिंग वर्ल्ड कप इन इजिप्ट? मिस्र में आयोजित ISSF शूटिंग विश्व कप में किस भारतीय निशानेबाज ने 10 मीटर एयर राइफल में स्वर्ण पदक जीता? सही आंसर ऑप्शन डी है दिव्यांश सिंह पवार. देखिए दिव्यांश सिंह पवार ने जो है एयर राइफल गोल्ड जीता है 10 मीटर इवेंट में ISF शूटिंग वर्ल्ड कप कायरो इजिप्ट में. सोनम मास्कर, इन्होंने विमेंस एयर राइफल सिल्वर जीता है 10 मीटर एयर राइफल इवेंट में. रिदम सांगवान और उज्ज्वल मलिक ने मिक्स्ड एयर पिस्टल गोल्ड मेडल जीता है. डेब्यूटेंट अनुराधा देवी ने सिल्वर मेडल जीता है विमेंस 10 मीटर एयर पिस्टल में. What is the percentage growth in the gross GST revenue in January 2024 compared to January 2023? जनवरी 2023 की तुलना में जनवरी 2024 में सकल GST राजस्व में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? ऑप्शंस आपके सामने है. सही आंसर ऑप्शन बी है 10.4%.
देखिए जो ग्रोस जीएसटी रेवेन्यू रहा है जनवरी 2024 में, ये 1,72,129 करोड़ रुपए का रहा है, जिसे अगर हम कंपेयर करें जनवरी 2023 के ग्रोस जीएसटी रेवेन्यू से तो 10.4% ज़्यादा है। आपको जाना चाहिए सेकंड हाईएस्ट मंथली कलेक्शन एवर रहा है और थर्ड मंथ रहा है इस फाइनेंशियल ईयर में जब जीएसटी कलेक्शन 1.70 लाख करोड़ या इससे ज़्यादा का रहा है। बाकी सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी कलेक्शन गवर्नमेंट ने सेटल किया है, वो देख सकते हैं आप। ड्यूरिंग द अप्रैल 2023 टू जनवरी 2024 पीरियड जो ग्रोस जीएसटी कलेक्शन रहा इसमें 11.6% की ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखने के लिए मिली है। 16.69 लाख करोड़ रुपीस ये पहुंच गया एज अगेंस्ट 14.96 लाख करोड़ कलेक्टेड इन द सेम पीरियड ऑफ द प्रीवियस ईयर। Which company has signed a non-binding agreement with Numaligarh Refinery Limited for green chemical projects? किस कंपनी ने हरित रासायनिक परियोजनाओं के लिए नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड के साथ एक गैर बाध्यकारी समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? सही आंसर ऑप्शन बी है एनटीपीसी। आपको जानना चाहिए एनटीपीसी लिमिटेड ने एक नॉन बाइंडिंग एमओयू साइन किया है नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड के साथ बैम्बू बेस्ड बायो रिफाइनरी के लिए, जो कि एनटीपीसी बंगाईगॉन में इस्टेब्लिश की जाएगी। और भी जो अदर ग्रीन प्रोजेक्ट्स हैं उनके लिए नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड ये ऑयल इंडिया लिमिटेड की सब्सिडरी है। एमओयू साइन किया गया इन द प्रेजेंस ऑफ सीएमडी चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ एनटीपीसी गुरदीप सिंह, चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑयल इंडिया एंड चेयरमैन एनआरएल डॉक्टर रंजीत रथ और एमडी एनआरएल भास्कर ज्योति फूकन की प्रेजेंस में। एनटीपीसी आपको जानना चाहिए कि 2032 तक 60 गीगावाट की रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी अचीव करेगी, ऐसा इसने टारगेट रखा हुआ है। एनएचएआई के बारे में भी आपको जानना चाहिए, इन्होंने जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के साथ कोलैबोरेट किया है फॉर जियो टेक्निकल कंसल्टेंसी सर्विसेज टू बिल्ड रोबस्ट नेशनल हाईवे नेटवर्क। अच्छा, एक एस्पिरेंट है, उनका कमेंट आया था कि अब जैसे एग्जाम आने वाले हैं तो करंट अफेयर्स के रिगार्डिंग क्या स्ट्रेटजी रहने वाली है वो बताइए। देखिए स्ट्रेटजी इतनी कोई इसकी एक डेडिकेटेड वीडियो बनाने की इसमें कोई नीड नहीं है ना। मैं आपको एक चीज़ बस बता देता हूँ, इस बात को अगर आप ध्यान में रखोगे तो मुझे ऐसा लगता है आप करंट अफेयर्स में काफ़ी अच्छा करोगे। देखिए जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखते हैं बैंक एग्ज़ाम में जो पूछे गए, एक दो क्वेश्चन ऐसा आ जाता है जो इंटेंशनली बनाया जाता है पेपर को टफ करने के लिए, ठीक है, थोड़ा सा उसका लेवल बनाए रखने के लिए रखे जाते हैं। ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो हमने भी नहीं देखे हैं, न्यूज़पेपर में आए हैं, पर वो आपको कहाँ मिलेंगे जब आप न्यूज़पेपर जैसे द हिंदू है या द हिंदू बिजनेस लाइन है, ये अपने डेली अखबार में नहीं डालेंगे, बल्कि इनकी वेबसाइट में जाओगे और अंदर सेक्शन के अंदर और सेक्शन में जाओगे, अलग अलग सेक्शन होता है इसमें, इंडस्ट्री, एमएसएमई, उसमें जाके कहीं वो करंट अफेयर दिखता है, ठीक है। तो अगर आप इस तरह के क्वेश्चंस देख लेते हैं अपने एग्ज़ाम में तो आपको लगता है अगली बार जब एग्ज़ाम आएगा तो मैं इस तरह के क्वेश्चन जरूर करके जाऊँगा। पर इस बात में आप ये चीज़ भूल जाते हो कि जो बेसिक क्वेश्चन है, जैसे कोई स्पोर्ट इवेंट हुआ है उसमें भारत की स्थिति क्या रही है, नीति आयोग ने कोई इंडेक्स लॉन्च किया है उसके क्या क्या पैरामीटर्स हैं, उसमें किस राज्य ने क्या स्थान हासिल किया है, किसी की अपॉइंटमेंट हुई है, ऑबिचरी हुई है, कौन सी बुक चर्चा में रही है ना, कौन सा इनिशिएटिव गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा लॉन्च किया गया, कौन सी स्कीम लॉन्च की गई है, ये चीज़ें आप कवर नहीं करते, आप उनमें खो जाते हो, जबकि उनकी कोई गारंटी नहीं है कि दोबारा से वैसा क्वेश्चन आएगा या नहीं आएगा। तो आप उस चीज़ के अंदर मत जाइए, पहले अपना जो बेसिक करंट अफेयर है उसे कवर कीजिए। अभी आप बता दीजिए, अपने आप से पूछिए कि क्या आपको जो पिछले 2-3 साल की स्कीम्स हैं सब याद हैं, आपको कब लॉन्च हुई थी और क्या उनका टाइमलाइन है, याद है? ठीक है, बहुत कम होगी जिन्हें इतना याद होगा, क्योंकि रिवाइज़ तो करना ही पड़ता है, ऐसा नहीं है कि हमेशा याद ही रहता है, एग्ज़ाम से पहले रिवाइज़ करना पड़ता है। पर क्या आप इसलिए तैयार हैं कि आपको सारी स्कीम्स वगैरह के बारे में पता है, कुछ भी आपसे पूछ लिया जाए? नहीं है ना तैयार। तो इन चीज़ों को अपना जो है अच्छे से कीजिए। बैंकिंग के, आप बैंकिंग्स के फंडामेंटल जानते हैं, आपने देखा कि बैंकिंग्स में भी जो बेसिक होते हैं, जो अलग होती है, करंट अफेयर नहीं, जो वैसा प्योर बैंकिंग होती है उसके बारे में क्या आप जानते हैं? तो इन चीज़ों पर अपना समय लगाइए। और करंट अफेयर्स जो आपको पढ़ाए जा रहे हैं यहाँ पर करंट अफेयर्स फंडा पर, अब देखिए 252 पेजेस या 250 पेजेस की PDF होती है, ठीक है, 1 महीने की 1 दिन में आराम से की जा सकती है अगर आप पूरे दिन लगे हो, ठीक है। तो लगातार 2 दिन आप जो है उसको 2 रिवीजन मार लीजिए, अपना ख़त्म, आराम से हो सकती है एक PDF 1 दिन में पूरे मंथ की 250 पेजेस की, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, पूरे दिन बैठना पड़ता है आराम से लग कर, ठीक है। और दोबारा से उसको फिर
अगले दिन दोबारा रिवाइज कर लीजिए सुबह उठकर। तो इस तरह से पढ़ा जाता है, ज़्यादा इधर उधर की न्यूज़ में नहीं जाना है। मैंने आपको कितने एस्पिरेंट्स के कमेंट्स दिखाए हैं, सिलेक्शन ले रहे हैं, पढ़ रहे हैं यहाँ से, ठीक है। तो अगर आप और करंट अफेयर और करंट अफेयर और करंट अफेयर इस चक्कर में रहोगे तो आपके पास करंट अफेयर्स तो इकट्ठे होते जाएंगे लेकिन वो मेमोरी में नहीं रह पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। What is the capital expenditure outlay for infrastructure development and employment generation in the interim union budget 2024-25? अंतरिम केंद्रीय बजट 2024-25 में बुनियादी ढांचे के विकास और रोजगार सृजन के लिए पूंजीगत व्यय कितना है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन सी है, 11 करोड़। 11 करोड़ ही है ना, नहीं 11,11,111 करोड़, ठीक है। तो इतना रहा है, कंफ्यूजन हो जाता है इसमें भी। देखिए, यूनियन मिनिस्टर फॉर फाइनेंस एंड कॉर्पोरेट अफेयर्स निर्मला सीतारमन, इन्होंने इंटरिम यूनियन बजट 2024-25 को प्रेजेंट किया है 1 फरवरी को। गवर्नमेंट इसमें कहना है कि गवर्नमेंट का 4 मेजर कास्ट पर फोकस रहने वाला है: गरीब पुअर, महिलाएं वुमेन, युवा यूथ एंड अन्नदाता यानी कि फार्मर। जो कैपिटल एक्सपेंडिचर आउटले है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए, इसे 11.1% तक बढ़ा दिया गया है और ये 11,11,111 करोड़ रुपए रहने वाला है, यानी कि जीडीपी का 3.4%। साथ ही उन्होंने बताया कि 1 लाख करोड़ रुपए का एक फंड भी इस्टेब्लिश किया जाएगा। 50 ईयर इंटरेस्ट फ्री लोन इसमें दिया जाएगा टू प्रोवाइड लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग एंड और रीफाइनेंसिंग विद लोन्स लॉन्ग टेन्योर एंड लो और नील इंटरेस्ट रेट। कोल गैसिफिकेशन एंड लिक्विफेक्शन कैपेसिटी 100 MT तक की सेटअप की जाएगी 2030 तक। FDI इनफ्लो जो रहा है 2014 से 23 तक का, ये $US 596 बिलियन रहा है, जो कि दोगुना था 2005 से 2014 तक जो अचीव हुआ उसके। 75,000 करोड़ रुपए का भी एक 50 ईयर इंटरेस्ट फ्री लोन प्रपोज किया गया है, ताकि जो टू सपोर्ट माइलस्टोन लिंक्ड रिफॉर्म्स बाय द स्टेट गवर्नमेंट, जो स्टेट गवर्नमेंट के जो रिफॉर्म्स हैं उनको सपोर्ट करने के लिए स्टेट गवर्नमेंट यदि चाहती है 50 ईयर इंटरेस्ट फ्री लोन तो वो इस 75,000 करोड़ रुपए से ले सकती है। अच्छा, अगर हम रिवाइज्ड एस्टिमेट्स 2023-24 की बात करें तो जो रिवाइज्ड एस्टिमेट्स हैं तो टोटल रिसीट्स हैं जो है ये 27.56 लाख करोड़ रुपीस रहने वाली है, जिसमें कि टैक्स रिसीट 23.24 लाख करोड़ रहेगी। टोटल एक्सपेंडिचर 44.90 लाख करोड़ रहेगा। रेवेन्यू रिसीट 30.03 लाख करोड़ रहने वाली है और फिजिकल डिफिसिट 5.8% ऑफ जीडीपी रहेगी 2023-24 के लिए। बजट एस्टिमेट्स की अगर हम बात करते हैं तो टोटल रिसीट्स अदर देन बोरोइंग्स 30.80 लाख करोड़ रुपीस रहने वाली है और जो टोटल एक्सपेंडिचर है 47.66 लाख करोड़ रुपीस रहने वाला है। टैक्स रिसीट्स 26.02 लाख करोड़ रुपीस रहने वाला है। Schemes of 50 year interest free loan for capital expenditure to states to be continued this year with a total outlay of rupees 1.3 lakh crore. फिजिकल डिफिसिट जो रहेगी 2024-25 में 5.1% ऑफ जीडीपी रहेगी। ये जो है 24-25 की फिजिकल डिफिसिट है, ऊपर जो हमने देखी है 23-24 की है। ग्रोस एंड नेट मार्केट बोरोइंग्स थ्रू डेटेड सिक्योरिटीज ड्यूरिंग 2024-25 आर एस्टिमेटेड एट रुपीज 14.13 and rupees 11.75 lakh करोड़ रेस्पेक्टिवली। अच्छा, इसमें ये बताया है कि जो नेशनल जो फर्स्ट एडवांस एस्टिमेट्स है नेशनल इनकम का फिजिकल 23-24 के लिए, इसमें इंडिया की रियल जीडीपी 7.3% प्रोजेक्ट की गई है। आरबीआई आप सभी जानते हैं, आरबीआई ने 7% बताया हुआ है अपनी मॉनेटरी पॉलिसी में। आईएमएफ के अनुसार 2027 तक भारत थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगा। अच्छा, द इंटरिम बजट proposes to withdraw such outstanding direct tax demands up to rupees 25,000 pertaining to the period up to financial year 2009-10 and up to rupees 10,000 for financial year 2010-11 to 2014-15. This is expected to benefit about 1 crore taxpayers. Government assisted 25 crore people out of multi-dimensional poverty in the last 10 years. फीमेल इनरोलमेंट जो हायर एजुकेशन में रहा है 28% जो है ऊपर देखने के लिए मिला है। स्टेम कोर्सेज में गर्ल्स एंड वुमेन का जो शेयर है वो 43% है इनरोलमेंट में। ओवर 70% हाउसेस अंडर पीएम आवास योजना गिवन टू वुमेन फ्रॉम रूरल एरियाज।
तो 70% जो घर हैं PM आवास योजना के तहत वो रूरल एरियाज की जो महिलाएं हैं उन्हें दिए गए हैं। प्रीवियस असाइनमेंट क्वेश्चंस के आंसर देखेंगे। हु टुक ओथ एज डिप्टी चीफ मिनिस्टर्स ऑफ बिहार, सम्राट चौधरी एंड विजय कुमार सिन्हा। What was the theme for World Neglected Tropical Diseases Day 2024 on January 30th? Unite, Act, Eliminate. Asian Shotgun Championship 2024 where India won 8 medals including 1 gold held in which country? Jakarta, Indonesia. What is Disease X that the World Health Organization has warned about at the World Economic Forum's annual meeting held this week in Davos, Switzerland? तो ये एक अननोन डिजीज़ है, अभी कोई एग्जिस्ट नहीं करती ऐसी डिजीज़ एक्स, लेकिन एक अननोन डिजीज़ है, कोई ऐसा इन्फेक्शियस कंडीशन हो सकती है आने वाले टाइम में जो एपिडेमिक बन जाए, या फिर अगर कई कंट्रीज में फैल गई तो पेंडेमिक बन सकती है। वेयर वॉज द 9th एडिशन ऑफ द इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल 2023 अंडर द थीम ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी पब्लिक आउटरीच इन अमृतकाल हेल्ड? आंसर इज फरीदाबाद, हरियाणा। और आप में से कई स्टूडेंट्स ने बिल्कुल सही आंसर किया, इसी तरह से आप पार्टिसिपेट करें। चलिए आज के असाइनमेंट क्वेश्चन देखेंगे। व्हाट इज द पर ट्रांजैक्शन लिमिट फॉर यूजिंग कॉन्टैक्टलेस डेबिट कार्ड? द गवर्नमेंट विल सेल दिस परसेंट स्टेक इन power producer NHPC who received the Kotai Amir Communal Harmony Award 2024 from Tamil Nadu CM M.K. Stalin. At what position did India finish in the inaugural FIH Hockey 5 Men's World Cup Oman 2024 in Muscat? On Henley Passport Index 2024, the Indian passport is the 80th most powerful passport in the world right now, along the passport of which country? तो भारत किस देश के साथ 80th पोजीशन पर है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में, ये आपको बताना है। तो कोशिश कीजिएगा आप 5 क्वेश्चंस के आंसर दें, और एक क्वेश्चन का आंसर भी आता है तो वो भी आप हमें अवश्य दीजिएगा। साथ ही करंट अफेयर्स फंडा को आप टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विज हम आपसे बिगड़े डालते रहते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन पा सकते हैं। थैंक यू गाइस।